सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किसने पहली बार अंडर 19 एशिया कप 2023 को जीत लिया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अंडर 19 एशिया कप 2023 की, जो कहाँ पे हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और इसको जीत लिया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने पहली बार ये टाइटल जीता है। उप विजेता रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात ही। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे आशिकुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के हैं, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी यही रहे आशिकुर रहमान। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अंडर 19 एशिया कप की। इसकी शुरुआत होती है 1989 से। 2023 में इसका ये 10वां संस्करण हुआ। इसमें अभी तक सबसे ज्यादा खिताब भारत ने ही जीते हैं, मतलब 10 में से 8 बार भारत विजेता रह चुका है। इसका जो आखिरी जो 9वां संस्करण हुआ था उसको भी भारत ने जीता था। अब एशिया कप से आपको याद आएगा, अभी जो पुरुषों का एशिया कप हुआ था 2023 में, जो किसका 16वां संस्करण था, पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था वो, उसमें भारत विजेता रहा था, श्रीलंका को हराया था हमने। और महिलाओं का भी एक होता है वुमेन्स इमर्जिंग टीम एशिया कप उसे बोलते हैं। अभी 2023 में यह हांगकांग में हुआ था, उसमें भी भारत ही विजेता रहा था। भारत ने बांग्लादेश को हराया था। तो तीनों मैंने आपको बता दिए। अंडर 19 वाला एशिया कप भी, अभी पुरुषों का जो हुआ था वो भी, और महिलाओं का जो हुआ था वो भी। और इतने में ही हम संतुष्ट नहीं होंगे। क्रिकेट से और भी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। 2023 से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि आपको याद होगा, अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता था? पहले बात करें हुआ कहां पे था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता, साउथ अफ्रीका को ही हराया था। और ये भी याद रखना 2024 में ये होगा कहां पे? बांग्लादेश में ये होगा। बाकी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 ये भी साउथ अफ्रीका में हुआ था। पहली बार ये हुआ, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, पहली बार हुआ ये। भारत ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। और अभी पहली बार ही ACC अंडर 23 वुमेन्स T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। ये हांगकांग में हुआ, इसको भारत ने जीता बांग्लादेश को हरा करके। और वुमेन्स प्रीमियर लीग का आयोजन ये भी पहली बार हुआ, आपको बताइए। इसमें मुंबई इंडियंस विजेता रहा था। इसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, इसने हराया था दिल्ली कैपिटल्स को। और एक नेत्रहीन महिला टीम की पहली कप्तान आपसे पूछ सकते हैं, जो कि रही है सुषमा पटेल। जबकि अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, उसमें इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता था। भारत ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके अलावा याद रखना, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनी थी सूजी बैट्स, ये न्यूजीलैंड की है। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय बनी थी दीप्ति शर्मा। महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ये पहली बनी थी। और दुनिया में देखोगे तो ये वर्ल्ड में 9वीं बनी थी ऐसा करने वाली। जबकि न्यूजीलैंड ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू किया था, ये भी याद रखना। और यूं बताओ, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? नेट साइवर को, ये इंग्लैंड की है। महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी इन्हीं को चुना गया था। और राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी ये भी नेट साइवर ने ही जीती थी। अब एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, आप मुझे बताना, देखिए किसको पता है कमेंट बॉक्स में। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी अभी किसने जीती थी, ये बताओ। बाकी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था तहालिया मैकग्रो को, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था रेणुका सिंह को। उसके अलावा क्रिकेट एशिया कप 2023 जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुआ था, ये मैंने आपको बता ही दिया, भारत ने जीता, श्रीलंका को हराया था। और अभी ओलंपिक गेम्स, इसमें क्रिकेट दूसरी बार शामिल होगा। पूछा जाएगा कब? 2028 में, जो लॉस एंजल्स में होंगे। पहली बार ये 1900 में शामिल किया गया था, जो दूसरे ओलंपिक्स हुए थे ना पेरिस में, और अब दूसरी बार होगा। बाकी एशियन गेम्स 2022 जो कि अभी 2023 में हुए थे, 19वां संस्करण था चाइना के हांगजाओ में। तो याद रखना, जो हमारी जो मेंस क्रिकेट टीम थी उसने गोल्ड जीता था, हमने अफगानिस्तान को हराया था। वुमेन्स क्रिकेट में भी हम ही विजेता रहे थे, हमने श्रीलंका को हराया था। और ये भी याद रखना, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होंगे, ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होंगे। और अभी हमने देखा आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो कि 13वां संस्करण था, होस्ट किया था भारत ने। ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, भारत उपविजेता रहा था। तो क्रिकेट से संबंधित अभी 2023 के लगभग सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने कवर करने की कोशिश की, इनको ध्यान में रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी के
उमराह में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। मैं आपको बता दूं, इस मंदिर में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। इस मंदिर में पूजा की जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग साधना की जाएगी। और अभी इसी मौके पर प्रधानमंत्री जी ने संत सदाफल महाराज जी की 135 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। अब ये सदाफल महाराज कौन है? वे स्वरवेद के लेखक हैं। उन्होंने विहंगम योग की स्थापना की थी। उनका जन्म 19वीं सदी में हुआ था। वे आध्यात्मिक गुरु और विद्वान थे। कई दर्जनों देशों में संत सदाफल महाराज जी के बनाए हुए आश्रम हैं। और अगर इस स्वरवेद महामंदिर की बात करें तो इसका निर्माण कार्य तो शुरू हो चुका था 2004 में ही। 7 मंजिला ये जो मंदिर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। इसमें आप मान के चलो कि लगभग 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं, इतना बड़ा है ये। और इस मंदिर को गुजरात के GRC तकनीक द्वारा बनाया गया है। तो इससे संबंधित ये सारे जितने भी पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं क्या याद रखना है कि अभी मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर, इसका उद्घाटन कहां पे किया? वाराणसी में। अच्छा, यहाँ पे योग से आपको याद आएगा एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है, वो आप जानते हो कब? 21 जून को होता है। और अगर पूछे कि भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी ये कहां पर मिलेगी आपको? अमेरिका में मिलेगी, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखा गया है। और इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? वाराणसी में। और वाराणसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हैं, वो मैंने आपको पहले भी रिवाइज कराए थे, फिर से रिवाइज करा रहा हूं। ध्यान से सुनना कि पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा वाराणसी में। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ था वाराणसी में। काशी तमिल संगम का आयोजन हुआ वाराणसी में। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ वाराणसी में। विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जो कि वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू हुई थी, इनके बीच की लगभग दूरी थी 3200 किलोमीटर की। और जो इन क्रूज था उसका नाम था गंगा विलास। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाई गई वाराणसी को, जबकि रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर ये वाराणसी ही है। और अब एक पॉइंट हम ये भी जोड़ लेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहां पे किया गया? वाराणसी में। अब इतना ही नहीं, कुछ महत्वपूर्ण मंदिर भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये सारे मंदिर किसी न किसी कारण से अभी 2023 में न्यूज में रहे थे। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये कहां पे बन रहा है? बिहार में बन रहा है, 2025 तक बन जाएगा। मंदिर संग्रहालय कहां पे बनेगा? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी थी, फाउंडेशन स्टोन। और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक ये खुलेगा पश्चिम बंगाल में, ये वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन ये हमने पढ़ा वाराणसी में। तुंगनाथ मंदिर ये उत्तराखंड में है। कपिलेश्वर मंदिर आपको मिलेगा भुवनेश्वर में। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। बताओ ये कौन से नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था, ये आपको बताना है, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। बाकी कामाख्या देवी का मंदिर असम में है, जहां पे अंबुबाची का मेला लगता है। कोणार्क सूर्य मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा में। तो 10 इंपॉर्टेंट मंदिर भी मैंने आपको यहाँ रिवाइज कराए, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को किसने जीता? तो आंसर होगा जर्मनी ने। तो यहां हम बात कर रहे हैं मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की, जो हुआ कहां पे? मलेशिया में हुआ। इसको भी जर्मनी ने जीत लिया। जर्मनी ने किसे हराया? तो फ्रांस को हराया। तो पॉइंट टू पॉइंट ये खास बातें आपको याद रखनी है। कौन सा टूर्नामेंट है, मतलब कौन सा वर्ल्ड कप है? ये मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है, जो मलेशिया में हुआ। जर्मनी ने जीता, फ्रांस उप विजेता रहा। जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और FIH राइजिंग स्टार अवार्ड किसे दिया गया? गैस्पार्ड जेवियर को दिया गया, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया जोशुआ ओनिक्वे को, ये जर्मनी के हैं। अब हॉकी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कराऊं। ये सारे प्रश्न आपके 2023 में ही हमने पढ़े हैं, तो ध्यान से सुनना। अभी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था उड़ीसा में, इस साल के स्टार्टिंग में हुआ था ना हॉकी वर्ल्ड कप, उसमें विजेता रहा था जर्मनी। यहाँ पे जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। अभी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप लेह लद्दाख में हुआ था, ITBP ने जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन है, ये साउथ अफ्रीका के हैं। और मैंने आपको बताया इनका नाम याद रखना, अभी किसी एक एग्जाम में इनका नाम पूछा गया था। अभी जो एशियन गेम्स 2022 वाले हुए थे, अभी 19वां संस्करण चाइना के हांगझाऊ में, उसमें हमने पढ़ा था कि जो मेंस हॉकी टीम है उसने गोल्ड जीता था जापान को हरा करके। तब मैंने इन कोच का नाम आपको बताया था और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। और उस एशियन गेम्स में हमारी जो वुमेन्स टीम है उसने तो ब्रोंज मेडल जीता था।
उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक फ्लैग बियरर थे वो एक तो हॉकी प्लेयर थे हरमनप्रीत सिंह जो कि टीम के कैप्टन है, और उनके साथ एक और खिलाड़ी थी लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सर है। जबकि समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे उनका नाम है PR श्रीजेश, ये हमारे मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर थे। और अभी इनसे संबंधित एक प्रश्न आपके शायद बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था या उड़ीसा के एग्जाम में, मतलब किसी न किसी एग्जाम में आया था ये भी प्रश्न, वो भी याद रखना। बाकी देखो, रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम ये रानी रामपाल के नाम पे किया गया, और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये आपको मिलेगा उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में, और इसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे कर दिया गया। वैसे पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम भी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया था। अभी एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 हुई थी चेन्नई में, भारत ने उसको जीता था मलेशिया को हरा करके। हॉकी से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज भी हैं, जैसे कि अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया, बैटन कप हो गया, इंदिरा कप हो गया। तो इन सब का संबंध हॉकी से है, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में मिस्र यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा अब्दुल फतेह अल सीसी। तो अभी तक इजिप्ट के राष्ट्रपति यही थे, अब्दुल फतेह अल सीसी, और अभी हाल ही में वहां पे राष्ट्रपति के चुनाव हुए और उसमें उन्होंने जीत हासिल की है। तो अब मिस्र के लगातार ये तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। अब्दुल फतेह अल सीसी इनका नाम है। बाकी देखो, सुल्तान इब्राहिम ये मलेशिया के अभी नए राजा बने थे, रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री चुने गए, और मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के प्रेसिडेंट बने थे। इजिप्ट की बात हुई है तो ये रहा मैप में इजिप्ट से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको दूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले कैपिटल देख लो, इसकी कायरा होती है, करेंसी इसकी इजिप्टियन पाउंड है, और प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, ये तो इसके स्टैटिक पार्ट हो गए। आप जानते हो मिस्र को यानी कि इजिप्ट को नील नदी का वरदान भी कहते हैं, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नील नदी ये मिस्र में ही बहती है, और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली यानी कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने वाली जो नहर है उसे कहते हैं स्वेज नहर, इस मिस्र का ही अधिकार है। और आपको याद होगा इस साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र गए थे, मिस्र यानी कि इजिप्ट, तो उन्हें इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान मिला था जिसे क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ नील। और अभी मिस्र के साथ हमने पहली बार साइक्लोन 1 नाम का एक्सरसाइज किया था राजस्थान में। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथा नया सदस्य देश वो इजिप्ट ही बना था। इससे पहले 3 कौन बने थे, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट अगर मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो हमने पढ़ा था इजिप्ट का एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है मिस्र सेट 2, इसको भी लॉन्च किया था किस देश ने, चाइना ने इसको लॉन्च किया था उसके रॉकेट लॉन्ग मार्च 2C से। और आपको याद हो तो 2023 के रिपब्लिक डे समारोह पे, गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे चीफ गेस्ट यही थे, मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। अब 2023 में हमने इनवाइट तो किया है जो बाइडन को, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो बिजी हैं इसलिए वो आ नहीं पाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है, और इसीलिए हमारी जो क्वाड समिट है वो अभी होने वाली थी उसको भी स्थगित करना पड़ा। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप होता है तो प्लीज एक बार वहां पे वीडियो को शेयर जरूर करना। मैंने आपको बताया आपका कंटेंट तैयार करने में मैं पूरा दिन लगा देता हूँ, घंटों लगा देता हूँ। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज अपने 2 मिनट निकाल करके इस वीडियो को शेयर करने में मेरी हेल्प जरूर करें। आज के वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, देखते हैं आज कितना जल्दी आप लोग इसे पूरा करते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इनकी क्विज तैयार करता हूँ क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां जाकर के इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। क्विज फ्री में होती है, PDF इसकी फ्री में आपको मिल जाएगी वहीं पे। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में भारत में पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर होगा हैदराबाद है। तो अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद ये भारत में पहले स्थान पर है। और अगर राज्यों में बात करोगे तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इससे निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। अच्छा, वैसे आप जानते हो अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में टॉप पर कौन सा शहर है, तो दिल्ली को टॉप बताया, और राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे बताया। और इसी की रिपोर्ट में अभी सबसे सुरक्षित शहर बताया गया था कोलकाता को,
ये भी याद रखना। वैसे हैदराबाद ये अभी तेलंगाना की कैपिटल है, और अभी तेलंगाना चर्चा में क्यों था, क्योंकि इसके नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, नाम है रेवंत रेड्डी। अब मैंने आपको बोला था ना कि अगर सेशन पसंद आता है, मेहनत पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना अपने 2 मिनट निकाल करके। अब आपको मेरी मेहनत नजर आएगी, वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत करी है, क्योंकि यहाँ पे हैदराबाद से संबंधित जितने भी आपके करंट अफेयर्स में प्रश्न बने हैं वो सारे मैं एक साथ लेकर के आया हूं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहां पे बना है, हैदराबाद में, जिसकी लंबाई थी 23 किलोमीटर। लंबाई भी बता दी मैंने। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां पे लॉन्च हुआ था, हैदराबाद में। अभी ग्रीन सिटी अवार्ड मिला था हैदराबाद को। हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया था। किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का 20वां संस्करण हुआ था, हैदराबाद में। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पे लगाया गया, हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, हैदराबाद में, जिसे आप, और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां पे स्थापित हुआ, हैदराबाद में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहां पे बना, हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया था मोदी जी ने हैदराबाद में। ये संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है, 216 फीट ऊंची है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम ये खुला हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे। आप जानते ही हो हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पोलो कहते हैं उसे। और 2024 में भारत में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पे होगा, वो भी होगा हैदराबाद में। तो लगभग आप देखो 15 क्वेश्चन ही मैंने आपको हैदराबाद से यहाँ पे एक साथ रिवाइज करा दिए। फिर बताइए, अभी हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस माइनॉरिटीज राइट्स डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। तो हर साल 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है, और इस बार की थीम है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अच्छा देखो, एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बताया गया है, तो आंसर होगा आर्टिकल 29। और आपको याद है भी 18 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के रूप में भी मनाया। वैसे हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, तो पहले तो मुख्तार अब्बास नकवी हुआ करते थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनके बाद कौन है, स्मृति ईरानी इस मंत्रालय को संभाल रही हैं। अच्छा, डेज वाला प्रश्न है, तो चलो दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 1 दिसंबर को हमने वर्ल्ड एड्स डे मनाया, बीएसएफ का स्थापना दिवस भी होता है, तो नागालैंड ने भी स्थापना दिवस मनाया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस था। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस होता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को अंतर भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे भी होता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया। अभी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया, और अभी 18 दिसंबर को ये दिन हमने मनाया। तो दिसंबर के ये डेज इनको ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 19 दिसंबर को। तो हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर को ही क्यों, देखो आप जानते हो गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था, और भारत की आजादी के बाद भी ये यहीं पर चिपके रहे। फिर हमने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था 1961 में। 18 दिसंबर को ऑपरेशन शुरू किया, और 19 दिसंबर को हमने गोवा क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। इसीलिए 19 दिसंबर को ये गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं हम। अच्छा, गोवा से संबंधित 2 डे और होते हैं। एक तो गोवा क्रांति दिवस होता है 18 जून को, और एक गोवा स्थापना दिवस होता है, वो 30 मई को होता है। अब बात गोवा की, तो ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल इसकी पणजी है। ये मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, तो गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई अभी इन्होंने 3 बुकें लिखी है, हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट और एंटे प्रिय कविता काल। अभी आपको याद होगा गोवा के मानकुरा दाम को जीआई टैग मिला था, गोवा के बेबिंका हलवे को भी जीआई टैग मिला था, और गोवा के काजू को भी जीआई टैग मिला था। अभी बताओ किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया, पहली बार मनाया हमने गोवा में। गृह आधार योजना गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की थी गोवा ने। रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा बना। अभी 37 नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे गोवा में, जिसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या था, मोगा।
अभी हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य बना था गोवा। सरकारी अस्पताल में फ्री में IVF सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य बना था गोवा। ग्रामीण मित्र योजना शुरू की थी गोवा ने। और यहाँ पे जो मोपा एयरपोर्ट है उसका नाम मनोहर पारिकर जी के नाम पे रख दिया गया। और मैंने आपको बता दिया कि गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय 1961 में। जबकि आप जानते हो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन हुआ था अभी 2023 में ही पणजी गोवा में। सिग्मो फेस्टिवल ये मनाया जाता है गोवा में। साओ जो आओ फेस्टिवल मनाया गया यहाँ पे। हेरिटेज फेस्टिवल मनाया गया यहाँ पे। और गोवा में कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। मोल्लेम नेशनल पार्क जिसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। एक डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको यहाँ मिलेगा। और सलीम अली नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखना ये सब बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 26वां वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा फ्रांस ने। वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 इस बार इसका 26वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ? वैसे हुआ तो ये 3 देशों में था, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में। और फाइनल जीता है फ्रांस ने। फ्रांस का ये तीसरा खिताब है। फ्रांस ने किसे हराया? तो नॉर्वे को हराया। अच्छा, हैंडबॉल से कुछ याद आ रहा है क्या आपको? अभी 2023 में हमने पढ़ा था कि प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन हुआ था जयपुर में। पहला संस्करण था इसका, पहली बार हुआ मतलब। और इसमें टॉप पे रहा था कौन? महाराष्ट्र टॉप पे रहा था। तो ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया में प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने माइग्रेंट एंड डेवलपमेंट नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि भारत 125 बिलियन डॉलर के प्रेक्षण यानी कि रेमिटेंस के साथ 2023 में दुनिया में प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। प्रेक्षण मतलब क्या होता है? रेमिटेंस मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि आप भारत के बाहर किसी और देश में जॉब लग जाती है आपकी, अमेरिका में जॉब लग गई मान लो आपकी, तो वहां जाकर के आप कमाई कर रहे हो, लेकिन आपके जो परिवार वाले वो तो भारत में ही रहते हैं, तो उनके लिए तो आप पैसा भेजोगे भारत में। तो आप ही की तरह बहुत सारे भारतवासी दूसरे देशों में जाकर के कमाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को तो वो पैसा भारत में भेज रहे हैं। तो जो दूसरी करेंसी का पैसा आप लोग कमा कमा करके भारत में भेज रहे हो, यही कहलाता है रेमिटेंस। तो यही बताया इस रिपोर्ट में कि 2023 में 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस मिला है भारत को। और इसी के साथ इस मामले में ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर मैक्सिको है। यहाँ पे 2023 में 67 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया, भारत का लगभग आधा हो गया। तीसरे स्थान पे चाइना है। अच्छा, एग्जामिनर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ 2023 में भारत में प्रेक्षण यानी कि रेमिटेंस कितना प्रतिशत बढ़कर आया है? इस बार ज्यादा आया। और कितना ज्यादा आया? तो 7.2%। अभी आपको याद ही है प्रवासी दिवस हमने कब मनाया था? माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को मनाया था, वो भी ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है। तो वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्थापना होती है 1944 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। और अभी नए अध्यक्ष बन गए भारतीय मूल के अजय बंगा। और वर्ल्ड बैंक से याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस ये रिपोर्ट्स जारी करता है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट हो गया, एक रेमिटेंस रिपोर्ट ये हमने देखा, एक ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था, जिसको जारी करना बंद कर दिया। लेकिन अभी इसने कहा था कि उसकी जगह बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करेगा। एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसने जारी किया था, इसमें भारत 38 नंबर पे था, आपको याद होगा। एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी ये जारी करता है। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा। बाकी क्विज लगा करके प्रैक्टिस करना। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप भूल जाओ तो, वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं करा तो यहाँ पे लाइक का बटन होता है, तो प्लीज लाइक को जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी कल का करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा, किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता? हरियाणा ने। भारतीय वायुसेना ने समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पे किया? आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया 18 दिसंबर को। और पहली बार आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप पे रहा हरियाणा। और किस खिलाड़ी ने ITF विश्व चैंपियंस पुरस्कार 2023 जीता? तो पुरुषों में तो नोवाक और महिलाओं में आर्यना सबालेंका। फिर बताओ, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? हरियाणा में। मोदी जी ने काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया वाराणसी में। किस देश के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हो गया? कुवैत। और आखिरी प्रश्न था कि भारत में इजराइल के राजदूत कौन बने? तो रुवेन अजार। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल का होमवर्क प्रश्न देना भूल गए थे, तो
कोई बात नहीं, ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।